वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 2 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साज कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साज मिलता है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा राजस्थान में घाघर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जोते हुए खेत के साज अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली आदि के साज मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को कहा जाता था विविता अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुप्त काल में पूक किसे कहा जाता था? गुप्त काल में पूक कहा जाता था न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? जो रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है वह है काव्य दर्शन। ऑप्शन नंबर डी। काव्य दर्शन की रचना अलंकार शास्त्राचार्य दंडी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मंदसौर अभिलेख का संबंध है यशोवर्मन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया था भीम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों वह सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद मत को किसने प्रतिपादित की थी? तो दोस्तों अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह हो जाएंगे जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए, जिसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दारा सिखों को लघु अकबर कहा था? दारा सिखों को लघु अकबर कहा गया था लेनपुल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो दोस्तों वह सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवराय द्वितीय के शासन काल में। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, वांडी वंश का युद्ध कब हुआ था? वांडी वंश का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों वह इतिहासकार थे के एम पनिक्कर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी, जिसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पागलपंथी विद्रोह हुआ था करमशाह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों वह रचना थी इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जो घटना सबसे बाद में घटित हुई थी वह घटना का नाम है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में और खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो दोस्तों वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन के सुझाव से। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है गवर्नर जनरल का नाम और एक तरफ दिया गया है संबंधित घटनाक्रम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन क्रिमिनल अवार्ड 1932, जो कि गलत दिया गया है। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान क्रिमिनल अवार्ड घोषित किया गया था, न कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। द्वैत शासन चेम्सफोर्ड, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी, अगस्त प्रसाद 1940, लॉर्ड लिंथिगो।
अगला प्रश्न है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो दोस्तों इसमें डीएनए आधारित वैक्सीन हो जाएगी जैकोब डी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है नाफेड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहन करना है? तो दोस्तों वह आयु वर्ग हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वे कहलाते हैं? वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वे कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र कहा जाता है आलू को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जबकि प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर में स्थित है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आगे देखते हैं 45 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों सार्क का स्थापना हुआ था वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, मैगिनोट रेखा फ्रांस एवं स्पेन, जो कि गलत दिया गया है। मैगिनोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। मैन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 द्वीपों का नाम पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम है MF हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघाट्रॉपिस को किस महासागर में गिराया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिवितनी रबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजी के। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता कौन हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो दोस्तों वह भारतीय संस्थान का नाम है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 30 वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है, जबकि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदु उत्तक एक प्रकार का डैश है? मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों जो कथन सही है वह है 1 और 4, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग कौन सा है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रसांकुर पाया जाता है। तो दोस्तों रसांकुर पाया जाता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न है, जब फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी जाती है तो जो कथन सत्य होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वन सबसे कम विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे कम विचलित होगा वह है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से कहते हैं गैस समीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र के जल से नमक को किस विधि के द्वारा निकाला जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्वा रिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना है। एक्वा रिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है 1:3। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, एक द्रव अधातु है। एक द्रव अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। पीच ब्लेड अयस्क है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी हेनरी बेकरेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है।
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय नियंत्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है, जिसका परसेंट है 90%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.24%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान 3 से हो जाएगा, जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बी का मिलान 4 से हो जाएगा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। डी का मिलान 1 से हो जाएगा, रणथंभौर राजस्थान में स्थित है, जबकि दम्फा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग्स ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? रिंग्स ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से होकर, ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर फैली बृहद वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसमें ठंडी जलधारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि फाकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा तथा लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है इराक, ऑप्शन नंबर सी। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर में मिलती है। पहला है रूस, दूसरा है अजरबैजान, तीसरा है कजाकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और पांचवा है ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्णिया का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं अपना प्यारा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर एवं सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शून्य रेखा कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को। थैंक यू।